the first major topic, suggestive of ideal gas laws. तो सबसे पहले आप पढ़िए बॉयल्स लॉ. That at constant temperature the volume of an ideal gas is inversely proportional to the pressure of the gas. बॉयल्स लॉ एक आइसोथर्मल लॉ है. आइसोथर्मल का मतलब, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल आता है टेम्परेचर से. तो बॉयल्स लॉ के अंदर जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि गैस के लिए आप टेम्परेचर को वेरी नहीं करोगे. एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस. मैथमेटिकली अगर इस चीज को लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है वो उसके प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेटेड है. इसका मतलब अगर प्रेशर को बढ़ाओगे तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाएगा और अगर प्रेशर को कम करोगे तो गैस एक्सपैंड करेगी, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा. तो इवेंचुअली प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश तभी होता है जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर को वेरी करने से वॉल्यूम भी वेरी करता है और प्रेशर भी वेरी करता है. इसलिए हमें टेम्परेचर को एज अ पैरामीटर कांस्टेंट रखना पड़ेगा. इसी के साथ में हम लोग एक चीज छोटी सी बता देंगे. Any gas is thermodynamically or thermally described by its three fundamental parameters, namely its pressure, its volume and its temperature. गैस की स्टेट को डिफाइन करने के लिए, गैस किसी पर्टिकुलर स्टेट पे प्रेजेंट है तो उसकी स्टेट को जज करने के लिए, उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए तीन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लगते हैं. गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम और गैस का टेम्परेचर. तो साइंटिस्ट के हिसाब से यहां पर हमारे पास तीन पैरामीटर्स थे, गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. इन तीनों की वेरिएशन नहीं, इन दो में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए, दो में कोई इक्वेशन एस्टैब्लिश करने के लिए आपको थर्ड पैरामीटर को कांस्टेंट लेके चलना पड़ेगा. तो अगर मुझे वॉल्यूम और प्रेशर के बीच में एक कोरिलेशन एस्टैब्लिश करना है तो ऐसी सिचुएशन में मुझे सबसे पहले जो तीसरा थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है उस पैरामीटर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा. कल की तारीख में अगर मुझे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा तो ऐसी स्थिति में मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रखूंगा और अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बनाना होगा तो ऐसी स्थिति में मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखूंगा. ये जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स है ये गैस की स्टेट को डिफाइन करते हैं, लेकिन तीनों थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स की साइमल्टेनियस वेरिएशंस नहीं होती. इनमें से किसी एक पैरामीटर को जब आप कांस्टेंट करोगे तब आप बाकी दोनों पैरामीटर्स की वेरिएशन को एनालाइज कर सकते हो. तो बॉयल्स लॉ के हिसाब से कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो एक आइडियल गैस का वॉल्यूम उस आइडियल गैस के प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेटेड होता है. तो इवेंचुअली अगर मैं इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करूं तो मेरे बच्चों को यह चीज पता है कि अगर एक प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा करके एक साइन डालना पड़ेगा और वो साइन कांस्टेंट का होगा. तो V इज इक्वल टू K डिवाइडेड बाई P जरूरी बात है एट कांस्टेंट टेम्परेचर और PV इज इक्वल टू K that is pressure multiplied by volume must be a constant. Pressure multiplied by volume must be a constant. तो अगर मान लो गैस की दो अलग अलग स्टेट्स हो, आइडियल गैस की दो अलग अलग स्टेट्स हो जहां पर
उसके दो अलग प्रेशर्स है, दो अलग वॉल्यूम्स हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये मान सकते हैं कि दो स्टेट्स के लिए P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। अगर पहली स्टेट 1 है और दूसरी स्टेट 2 है तो PV तो हमेशा ही कांस्टेंट है, चाहे प्रेशर की वैल्यू कुछ भी रहे। प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो वॉल्यूम की वैल्यू कम होगी, प्रेशर की वैल्यू इक्वल होगी तो वॉल्यूम की उसके बराबर ही होगी। इस तरीके से कि प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हमेशा एक कांस्टेंट ही आए। प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कांस्टेंट आए, इसके लिए टेम्परेचर पहले कांस्टेंट होना चाहिए। तो साइंटिस्ट की जो सोच है, जो उसकी रेगुलेशन है, उस न्यूमेरिकल को एनालाइज कर लेते हैं। इफ एन आइडियल गैस पार्टिकल, आइडियल गैस बबल at 25 degrees Celsius has a radius of 1 centimeter on the surface of a lake, then what will be its radius at the bottom of the lake? If pressure is 3 atmosphere and temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैं कोई न्यूमेरिकल कुक कर लेता हूं, न्यूमेरिकल को बना लेता हूं, अपने दिमाग से ही कोई चीज सोच लेता हूं कि कोई आइडियल गैस का बबल है, कोई गैस का बबल है जो कि एक लेक यानी कि एक तालाब की सरफेस के ऊपर है, और जब वो सरफेस के ऊपर है तो ऐसे में उसका जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर का है। जरूरी बात है सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है और जो प्रेशर अप्लाइड है उस बबल के ऊपर वो 1 atm है। अब मान लो कि वही गैस बबल लेक की सरफेस से नीचे की तरफ हम ले जाएं और उसको लेक के बॉटम तक ले जाएं, जहां पर जो अप्लाइड प्रेशर है, जरूरी बात है वो अप्लाइड प्रेशर अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर कॉलम का प्रेशर भी होगा। तो जो बॉटम पे प्रेशर है, लेक के जो नीचे प्रेशर है, मान लो वो 3 atm का है, 3 एटमॉस्फेयर का, और ये मान लिया जाए कि ऐसी सिचुएशन में हमारा टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ऐसे में वो पूछ रहा है कि उसका रेडियस अब कितना होगा। वो जब बॉटम पर जाएगा तो क्या वो सिकुड़ जाएगा, कि बॉटम पे जाएगा तो क्या वो फैल जाएगा। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि या तो वो एक्सपैंड करेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो अब उसकी एक्सपेंशन है कि कॉन्ट्रैक्शन है। लेक के बॉटम पे जब प्रेशर 3 atm का हो जाएगा तो तुम्हारी सोच क्या है, मेरे बच्चों की भी अपनी एक सोच होगी ना, कि अगर प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर कम होगा तो जरूरी बात है उसका रेडियस कम हो जाएगा। इसी को न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं कि इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, जैसे कि यहां पर ही ऊपर हमने लिखा PV इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो अगर PV इज अ कांस्टेंट देन आई कैन से दैट फॉर टू स्टेट्स ऑफ अ गैस P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। अच्छा, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही है हर बार। तो अगर गैस दो अलग अलग स्टेट्स पे भी है और टेम्परेचर सेम है तो ऐसे में अगर वो गैस आइडियल मान लूं, जैसे उन्होंने यहां पे मेंशन किया इफ एन आइडियल गैस बबल, तो गैस को अगर आइडियल मान लूं तो जरूरी बात है उसके लिए PV कांस्टेंट रहेगा। दो स्टेट्स के लिए भी P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। तो सबसे पहले जो स्टेट 1 है उसमें प्रेशर जो है वो 1 atm है और जो गैस का वॉल्यूम है दैट विल बी 4/3 इंटू पाई इंटू 1 क्यूब। इसलिए क्योंकि जो गैस का बबल, अगर मैं उस गैस बबल को स्फेरिकल मान लूं, जो हम लोग यूजुअली स्फेरिकल ही मानते हैं, तो वॉल्यूम को हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब करके लिख सकते हैं। अब रेडियस उन्होंने इसमें दे दिया कि गैस बबल जब लेक की सरफेस पर है तो उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, तो यहां पे 1 क्यूब डाल दिया। दिस मस्ट बी इक्वल टू P2, सेकेंड प्रेशर जो है वो 3 atm है, मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई इंटू आर क्यूब। तो वहां पे पूछ रहा है कि वहां पे उसका रेडियस कितना होगा। तो अब दोनों साइड पर ये 4/3 पाई 4/3 पाई ये सब कट जाएगा, 1 क्यूब तो 1 ही है और 1 1 ही है। तो इवेंचुअली आई कैन से दिस इंप्लाइज रेडियस विल बी आर क्यूब विल बी इक्वल टू 1/3 और
रेडियस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3। तो 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 इसी तरह की कोई चॉइस होगी, क्योंकि हम भी आपको डायरेक्टली नहीं एक्सपेक्ट करते कि आप क्यूब रूट निकाल सको 3 का। अप्रोक्सीमेटली आप एस्टिमेटेड वैल्यू दे सकते हो उसकी, कि उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी लाई करेगी। फिर भी 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 3 इसमें एक्सेप्टेबल आंसर है। दिस मेनी सेंटीमीटर शुड बी रेडियस ऑफ द एयर बबल व्हेन इट इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द लेक। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 को डिराइव करने वाली एक्सप्रेशन ये है कि PV इज अ कांस्टेंट इफ इन केस टेम्परेचर इज टेकन टू बी सेम फॉर द टू स्टेट्स ऑफ द गैस। तो अगर PV कांस्टेंट है तो दो अलग अलग स्टेट्स के लिए P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2। तो अब अगर PV कांस्टेंट है एंड आई मेक अ प्लॉट ऑफ PV वर्सेस P, मैं ऐसे एक प्लॉट बना लेता हूं कि प्रेशर का PV के साथ कैसा ग्राफ होगा। तो प्रेशर अगर मान लो मैं बढ़ाता जाऊंगा तो प्रेशर को मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली वॉल्यूम डिक्रीज होता जाएगा। तो प्रेशर को इंक्रीज करते करते अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो PV की वैल्यू तो हमेशा ही कांस्टेंट आएगी। तो PV वर्सेस P ग्राफ विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तुम प्रेशर बढ़ाते चले जा रहे हो लेकिन जो PV की वैल्यू है वो तो कांस्टेंट ही है। तो यहां पर जो इंटरसेप्ट आएगा, ये जो इंटरसेप्ट आएगा, दिस विल बी द कांस्टेंट के। ऐसे करके ग्राफ बनाना तो बहुत इजी है। रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए, इक्वेशन एस्टैब्लिश हो जाए तो ग्राफ बड़े आराम से बन जाता है। अब इन्हीं इक्वेशंस को यहां पे छोड़ दूं, जो लिखी हुई है वही तो बॉयल्स लॉ की इक्वेशन है। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं V वर्सेस P का, तो आई कैन से V मस्ट बी इक्वल टू K इंटू P टू द पावर -1। तो ये तो इनवर्स फंक्शनल ग्राफ है, और इनवर्स फंक्शन ग्राफ को जब आप प्लॉट करोगे, जैसे PV का ग्राफ बनाते हो, तो PV का ग्राफ ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन के आएगा। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में लेट दिस ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर T1, कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर T2 एंड कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर T3। जैसे हर ग्राफ जो आपने प्लॉट किया है वो किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किया है। देखो टेम्परेचर लो कांस्टेंट है, ऐसे मत पूछना कि सर टेम्परेचर तो कांस्टेंट था फिर ये टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है T1 T2 T3। एक गैस आपने लिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T1, एक गैस आपने लिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T2, और एक गैस आपने तीसरे वेसल में लिया एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T3। तो हम क्या कर रहे हैं, हम तीन अलग अलग टेम्परेचर्स पे गैस के बिहेवियर को एनालाइज कर रहे हैं। T1 T2 T3 लिखने से हमारा मतलब कतई ये नहीं है कि हम लोग टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं। ये सब अलग अलग गैस सैंपल्स के लिए है, सेम गैस के लिए नहीं है। तो एक पर्टिकुलर गैस के लिए तो उसका टेम्परेचर T1 ही है, दूसरी गैस के लिए उसका टेम्परेचर T2 ही है, और तीसरी गैस के लिए उसका टेम्परेचर T3 ही है। तो इवेंचुअली इस T1 T2 T3 के बीच में जो वेरिएशन है वो हाइपरबोलिक वेरिएशन है, और इनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए आप प्रेशर को कांस्टेंट कर दो। तो जब प्रेशर को कांस्टेंट करोगे तो यहां पर ये जो प्लॉट नीचे उतरेगा ऐसा, तो इसमें ये प्लॉट होगा V3 का, क्योंकि ये T3 वाले कर्व से, ये V2 का और ये V1 का, ऐसे प्लॉट होगा। अब हमको ये मालूम है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, फैलेगा। तो इवेंचुअली V3 जरूरी बात है सबसे बड़ा वॉल्यूम है, इसका मतलब T3 सबसे बड़ा टेम्परेचर भी है। द कोरिलेशन इन बिटवीन टेम्परेचर्स हियर ऑन दिस कर्व विल बी दैट T3 will be greater than T2 will be greater than T1. So now that we know that PV is a constant, we can say also say log P plus log V is equal to log K, or log P is equal to ऐसा। इसको उधर ले जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब स्लोप नेगेटिव आ गया। तो सपोजिंग मुझे ग्राफ बनाना है log P वर्सेस log V का, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा जिसकी स्लोप नेगेटिव है और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ग्राफ ऐसा होगा। तो स्लोप विल बी -1, और जो इंटरसेप्ट यहां पे बनाया है वो इंटरसेप्ट होगा लॉग के। देखो बेटा, जब हम लोग एक इक्वेशन एस्टैब्लिश करते हैं या उसके बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं, उस रिलेशन को एक्सप्रेस करना बहुत आसान होता है। शर्त सिर्फ इतनी है, हमको रिलेशन करेक्ट फॉर्म में पता होना चाहिए। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो कोरिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जो संबंध है, जो उसके बीच में रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को जस्टिफाई करने के लिए
सबसे जरूरी है कि आप रिलेशन को ठीक तरीके से एस्टैब्लिश करो, उसको ठीक तरीके से समझो भी। समझ में आया? तो ये जो यहां पे इक्वेशन दी हुई है, ये जैसे इनवर्स फंक्शन ग्राफ है, तो इनवर्स फंक्शन ग्राफ हाइपरबोलिक होता है। हाइपरबोलिक है तो पीवी ग्राफ बनाओगे तो वो हाइपरबोला की तरह आएगा। तो इवेंचुअली अगर आप पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट का प्लॉट बनाते तो जरूरी बात है कि वो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट आता पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, इससे पैरेलल आता। इसलिए क्योंकि प्रेशर तो चेंज कर रहे हो लेकिन पीवी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, पीवी की वैल्यू तो चेंज नहीं कर रही, तो वो तो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ऐसे ही निकल के चले आता। इवेंचुअली जब आप इस इक्वेशन को एस्टैब्लिश करो तो हम आपसे क्या क्या चीजें पूछ सकते हैं कि जब आप प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ का नेचर क्या है। अगर ऐसे अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग ग्राफ्स बने एट T1 T2 T3 तो T1 T2 T3 में रिलेशनशिप क्या है। इतना याद रखो, जैसे हाइपरबोला ऊपर चढ़ता रहेगा वैसे वैसे गैस का टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। ऐसे याद कर लो कि सर जब पीवी ग्राफ बनाते हैं तो जैसे जैसे ये हाइपरबोलिक कर्व्स ऊपर चढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो टेम्परेचर की वैल्यू होगी वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें टेम्परेचर्स के बीच में रिलेशनशिप पूछ लेंगे। कई बार ये बोल देते कि पीवी कांस्टेंट है तो इसका लॉगरिथमिक प्लॉट जो है उसका स्लोप क्या है या उसका इंटरसेप्ट क्या है। बड़े आराम से बन जाता, सिर्फ लॉग ही तो लेना दोनों साइड पे। हमें पता ही है कि लॉग ए इंटू बी इज गिवन एज लॉग ए प्लस लॉग बी। तो उसको ऐसे एस्टैब्लिश कर दिया, स्लोप नेगेटिव बना लिया और नेगेटिव स्लोप को ऐसे स्लोप -1 शो करके उसकी वैल्यू दे दी। जितना याद रखो, ये मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इवेंचुअली इसी जो बॉयल्स लॉ पे हमने जो अभी डिस्क्रिप्शन दी है, इसी डिस्क्रिप्शन पर एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इफ फॉर अ गैस विच इज आइडियल, कई बार हर बार लिखने की जरूरत भी नहीं है, फॉर गैस विच इज आइडियल, इफ द प्रेशर is increased by 10%, then how much should the volume change एट कांस्टेंट टेम्परेचर। है तो वैसे क्वेश्चन लगता तो मुश्किल नहीं है, पढ़ने में तो मुश्किल नहीं लगता है। इसको एक बार करके देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। वो कहता है कोई आइडियल गैस थी, उस आइडियल गैस का जरूरी बात है कोई प्रेशर कोई टेम्परेचर रहा होगा। तो फॉर एन आइडियल गैस अगर प्रेशर को हमने 10% बढ़ा दिया, प्रेशर को हमने 10% इंक्रीज कर दिया, तो उसका वॉल्यूम हमें कितना चेंज करना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम में करना नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम कितना चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो जरूरी बात है कि गैस की दो स्टेट्स हैं, तो मैं बोलूंगा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब इनिशियली मान लो उसका प्रेशर P1 था और वॉल्यूम जो था वो V1 था। वॉल्यूम V1 और V2 को तो वैसे का वैसे ही छोड़ दो। तो इवेंचुअली अगर उसका इनिशियल प्रेशर जो था वो P1 था तो फाइनल प्रेशर जो P2 था वो उसमें 10% इंक्रीज्ड प्रेशर था। तो 10% इंक्रीज का मतलब P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू 1.1 टाइम्स P1 इंटू V2। देखो 1 है तो 1 क्या होता है 100%। तो अगर मैं 10% इंक्रीमेंट कर रहा हूं तो 10% मतलब 1 में 10% का इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा, 1 का 10% कितना होता है 1/10, 1/10 इज 0.1, तो 1 में 0.1 ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ठीक है इस गैस का प्रेशर अभी P है, इस गैस का प्रेशर अभी P है, अब इस गैस का प्रेशर 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया मतलब कितना बढ़ गया, अगर आप उसको P मान रहे हो तो 10% ऑफ P बढ़ जाएगा, मतलब कि 0.1 उसमें ऐड हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां पे उसका प्रेशर P1 हो गया, तो अब ये P1 तो दोनों साइड पे कट ही गया। सो कैन आई से V2 अपॉन V1 मस्ट बी इक्वल टू 1 अपॉन 1.1, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 divided by 11, that is 0.98। तो 10 divided by 11 का मतलब होता है 0.98। इसका मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है that is 0.98 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम का 98% है। इसका मतलब जो इनिशियल वॉल्यूम है उसके अंदर रिडक्शन आई, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम का 98% है,
तो इनिशियल वॉल्यूम में रिडक्शन आई, तो इनिशियल वॉल्यूम में कितने परसेंट की रिडक्शन आई? 2% की। इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि इनिशियल वॉल्यूम जो है वो 2% डिक्रीज कर जाएगा। आप इतना सोचो, न्यूमेरिकल के अंदर परसेंटेज या फिर प्रेशर एक्सप्रेस तो हो जाता, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसकी एक्सप्रेशन तो बड़े आराम से डल जाएगी। आपको सिर्फ P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना है, जिसी के लिए एग्जामिनर आपको थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली प्रोवोक करेगा कि आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करो और इस एक्सप्रेशन को लगाओ। परसेंटेज के फॉर्म में दे दिया कि मैंने इतने परसेंट ये बढ़ा दिया था, इतने परसेंट ये घटा दिया, कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप जैसे भी उसकी वेरिएशन करो, P मल्टीप्लाइड बाय V इज अ कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इस चीज को अपने दिमाग में डाल के रखना, यही चीज आपके काम आएगी और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये चीज आपके काम आएगी। तो ये जो हमने अभी डिस्क्रिप्शन की है बॉयल्स लॉ पे की है, लेकिन गैस लॉ सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम। अब तुम ये जानते हो कि 3 पैरामीटर्स है, P है, V है, T है, तो इसमें 2-2 के 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे ना। अभी प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पता है, तो प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप भी तो होगा। तो इन्हीं गैस लॉस को हम आगे ले चलते हैं। अब आपके दिमाग में एक एक्सप्रेशन तो बन गई कि PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। अब आगे के गैस लॉस देखोगे, हम जो बाकी पैरामीटर्स हैं उनके बीच में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। सो हमारा जो सेकेंड लॉ है, that is called the Charles law. Charles law says that at चलो, वो कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका मतलब चार्ल्स लॉ एक आइसोबारिक कंडीशन है, जैसे बॉयल्स लॉ एक आइसोथर्मल कंडीशन थी, चार्ल्स लॉ एक आइसोबारिक कंडीशन है। एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था जो तुमने पहले वाले लॉ में पढ़ा था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा, प्रोवाइडेड प्रेशर कांस्टेंट रहे। तो गैस के लिए अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो ऐसी सिचुएशन में वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओ तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओ तो वॉल्यूम घट जाएगा। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है इसे हम लोग चार्ल्स लॉ कहते हैं। लेकिन जब चार्ल्स ने सबसे पहले ये लॉ दिया था in the beginning, then the law was calibrated with respect to 0 degree Celsius and the amount of volume occupied. That volume of an ideal gas at T degree Celsius will be equal to volume of the ideal gas at 0 degree Celsius into 1 plus T divided by 273। तो इसका मतलब जो 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वॉल्यूम होता है, जब आप टेम्परेचर को T डिग्री सेल्सियस करोगे तो T अपॉन 273 टाइम्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस विल एड ऑन इनटू द वॉल्यूम। तो अगर आप इसी चीज को ओपन अप कर दो, दिस विल बिकम वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस प्लस T अपॉन 273 इंटू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, दिस विल बी वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस। ये चार्ल्स लॉ की डिस्क्रिप्शन थी। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर एक वॉल्यूम है। अब आप 0 डिग्री सेल्सियस पर जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से कितना वॉल्यूम बढ़ेगा? वो कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पर जो भी उसका वॉल्यूम था उसका T डिवाइडेड बाई 273, 1 अपॉन 273 फ्रैक्शन ऑफ टेम्परेचर विल इंक्रीज। ये हम मानते हैं कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर मान लो टेम्परेचर को बढ़ाया तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्वेश्चन इज वॉल्यूम कितना बढ़ेगा। जैसे कि मान लो एक सेकंड में कि मैं पूछूं कि वॉल्यूम जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वॉल्यूम है उतना तो है ही है, प्लस 1 T की वैल्यू 1 डालोगे, 1 अपॉन 273 टाइम्स द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस विल एड ऑन। तो किसी परिस्थिति में अगर हम ये मान ले दैट वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉज 273 मिलीलीटर, तो मान लो 1 मिनट के लिए कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस वॉज
273 milliliter, then volume at 1 degree Celsius will become 274 milliliter. वो कैसे? इसको यहां पे देख लो, ये वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस 273 मिलीलीटर है, टेम्परेचर T जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस है, तो 1/273 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर 273 मिलीलीटर है, 273 कट जाएगा, तो यहां पे क्या बचा 1, 273 में 1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 274 मिलीलीटर. इसका मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाया तो 1 मिलीलीटर ऐड हो जाएगा, अगर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 2 मिलीलीटर ऐड हो जाएगा, 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया तो 3 मिलीलीटर ऐड हो जाएगा. कहने का मतलब यह है कि जिस रेशियो में आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ता चला जाएगा. हमारे जो कहने का मतलब है उसको समझने की कोशिश करो. मैं कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ये चार्ल्स ने जब इनिशियली ये लॉ प्रोपाउंड किया था तो वो इस एक्सप्रेशन के थ्रू किया था. कैसे? वो कहता है एट टेम्परेचर इक्वल टू -273 डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 0. गैस का वॉल्यूम ही नहीं बचेगा. -273 डिग्री सेल्सियस इज 0 केल्विन. तो अगर ये 0 केल्विन है तो हमें पता है कि 0 केल्विन अचीवेबल टेम्परेचर ही नहीं है. फ्रॉम अ चार्ल्स लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ गैस लॉ पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप गैस की कूलिंग करते हो तो आप उसकी कूलिंग किस एक्सटेंट तक कर सकते हो? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि -273 डिग्री सेल्सियस इज द लोएस्ट टेम्परेचर ऑन द केल्विन स्केल. तो जब आप लोअर कर रहे हो टेम्परेचर को तो वो टेम्परेचर 0 केल्विन तक ही जा सकता है, और 0 केल्विन प्रैक्टिकली लैब कंडीशंस में भी अचीवेबल नहीं है. साइंटिस्ट कहते क्यों अचीवेबल नहीं है? वो कहते हैं अगर आप 0 केल्विन तक पहुंच गए तो ऐसी सिचुएशन में चार्ल्स लॉ के हिसाब से आपकी गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ही 0 हो जाएगा. ऐसा हो सकता है कि गैस का कोई भी वॉल्यूम हो जो कंटेनर में आप उसको कंटेन करते हो, जब आप उसको कूल करने लग जाओ तो -273 डिग्री सेल्सियस पे उसका कुछ ना बचे, वॉल्यूम ही ना रहे. साइंटिस्ट कहते हैं ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा हो नहीं सकता. तो वो कहते हैं कि एट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस, तो एक काम करो, यहां पर टेम्परेचर को डालो -273 डिग्री सेल्सियस, तो 1 - 273 बाई 273 इज अगेन 1, तो 1 - 1 क्या हो गया 0. इसका मतलब एट वॉल्यूम एट -273 डिग्री सेल्सियस विल बी 0. तो अगर गैस का वॉल्यूम ही नहीं बचेगा ऑटोमेटिकली वो गैस तो प्रोपाउंड ही नहीं होगी. ऐसी गैस तो पॉसिबल ही नहीं है. ये तो हो ही नहीं सकता कि गैस का वॉल्यूम हो ही ना, ये गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम ही नहीं है. ऐसा कैसे हो सकता है? तो साइंटिस्ट कहते हैं कि दैट इज द रीजन वाई एज पर Charles law, volume is directly proportional to temperature if in case pressure is kept constant. तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो V will become equal to KT. इसका मतलब अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ एस्टैब्लिश किए जाएं, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ एस्टैब्लिश किए जाएं तो वो ग्राफ ऐसे होंगे. प्रिज्यूमिंग के ये सारे ग्राफ ओरिजिन पॉइंट तक आते हैं. अब वही बात है कि मैं इनको डॉटेड लाइन से इसलिए रिप्रेजेंट भी कर रहा हूं क्योंकि 0 केल्विन पर टेम्परेचर तो यहां 0 केल्विन है, 0 केल्विन पर तो आएगा ही नहीं ना, गैस का वॉल्यूम कभी होगा ही नहीं. हमने यही देखा था कि गैस का टेम्परेचर अगर 0 केल्विन कर दोगे तो उसका वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा. ऐसा कभी हो सकता है कि कोई गैस है उसको आपने कूल किया और कूल करते करते उसका वॉल्यूम ही गायब हो गया, गैस ही नहीं बची? ऐसा नहीं पॉसिबल है, ये हाइपोथेटिकल है. इसीलिए हम लोग गैस के कर्व्स या गैस की लाइन दिखाते हैं लेकिन उसको फिर एक्सट्रापोलेट करके डॉटेड लाइन से दिखाते हैं. हम यही बोलते हैं कि लाइन रियलिस्टिक एक्सपेरिमेंटल नहीं है. तो इवेंचुअली सपोजिंग दिस इज वन लाइन एट प्रेशर P1, एट प्रेशर P2 एंड एट प्रेशर P3, मान लो ऐसे है, तो व्हाट विल बी द कोरिलेशन इन बिटवीन P1, P2, P3? जैसे कि एक गैस के लिए उसका कांस्टेंट प्रेशर P1 है, दूसरी गैस के लिए उसका कांस्टेंट प्रेशर P2 है, और तीसरी गैस के लिए उसका कांस्टेंट प्रेशर P3 है. भगवान के लिए इसको ऐसे मत सोचना कि प्रेशर चेंज कर रहे हैं. जब इतना बड़ा बड़ा यहां पे लिखा है कि प्रेशर कांस्टेंट है तो ये मत बोलना कि सर P1 से P2, P3 ये तो आप प्रेशर चेंज कर रहे हो. मैं प्रेशर चेंज नहीं कर रहा हूं. मान लो मेरे पास 3 अलग अलग गैस सैंपल्स हैं. हर एक पहली वाली गैस के लिए जो कांस्टेंट प्रेशर है वो P1 है, दूसरी गैस के लिए जो कांस्टेंट प्रेशर है वो P2 है, और तीसरी गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर P3 है. इसको इस तरीके से लेना, इसको ऐसे नहीं लेना कि जी गैस के जो प्रेशर ही चेंज कर दिए ऊपर लिख दे तो कांस्टेंट प्रेशर. ऐसा नहीं. यहां पर ये P1 जो है वो इस गैस सैंपल के लिए कांस्टेंट प्रेशर है, ये P2 इस गैस सैंपल के लिए कांस्टेंट प्रेशर, और ये P3 इस गैस सैंपल के लिए कांस्टेंट प्रेशर है. तो अगर मुझे P1, P2, P3 के बीच में कोई कोरिलेशन निकालना होगा तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बिठा के आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करो और इसी लाइन पर यहां पर ड्रॉप डाउन करो
एक्स एक्सिस पर, तो दिस लाइन विल कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर T1, दिस लाइन विल कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर T2 एंड दिस लाइन विल कॉरेस्पॉन्ड टू टेम्परेचर T3। अब हमको यह पता है कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो इनमें से हाईएस्ट टेम्परेचर कौन सा है, T1, T2 की T3? ग्राफ के हिसाब से, एक्स एक्सिस के हिसाब से हाईएस्ट टेम्परेचर तो T3 है। तो अगर हाईएस्ट टेम्परेचर T3 है, क्योंकि प्रेशर टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए हाईएस्ट प्रेशर भी P3 है। तो आई विल से P3 मस्ट बी ग्रेटर देन P2 मस्ट बी ग्रेटर देन P1। तो जैसे ये कर्व हाई राइज करता है या इसकी स्टीपनेस बढ़ती है, वैसे वैसे इसका प्रेशर कम होता चले जाएगा। जैसे इसकी स्टीपनेस लोअर होती है, वैसे वैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होता चले जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो वैसे भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी। स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करके उसमें एक पैरामीटर को कांस्टेंट लेकर के बाकी वैल्यूज ड्रॉप डाउन कर दो, तो इन्हीं कर्व्स के हिसाब से ये पता चल जाएगा कि इनके प्रेशर्स के बीच में कोरिलेशन किस तरह का था, किस तरह की मैनिपुलेशन थी। व्हेन वी से V इज इक्वल टू KT, तो V इज इक्वल टू KT अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ represents द फैक्ट कि यहां पे भी कोई ना कोई चीज तो कांस्टेंट है। अब वो कांस्टेंट कैसे है कि वो कहता है कि V डिवाइडेड बाई T इज अ कांस्टेंट K। दैट मीन्स for two states of a gas, V1 upon T1 must be equal to V2 divided by T2। दो स्टेट्स है गैस की, उसके लिए V1 upon T1 must be equal to V2 upon T2। तो इसको लेकर के पहले एक क्वेश्चन करके देख लो। इफ the volume of an ideal gas is tripled, at constant pressure, then its temperature will increase by what %? वैसे तो बड़ा आसान सा है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बट इसमें फिर भी हम लोग कोरिलेशन एस्टैब्लिश करके देख लेंगे, बड़ा आराम से निकल जाएगा। वो कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज ट्रिपल्ड, किसी गैस का जो वॉल्यूम है उसको 3 गुना कर दिया, तो एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब वो बोलता है कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि चार्ल्स लॉ लगाना। देन इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय व्हाट %? तो उसका टेम्परेचर जो है वो कितने % से बढ़ जाएगा। तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। यूज V1 upon T1 equal to V2 upon T2 at constant pressure. Now V2 is equal to 3 times V1 और V1 divided by T1 must be equal to 3V1 divided by T2। तो जरूरी बात है आपका V1 कट जाएगा। This implies T2 upon T1 is equal to 3। तो T2 upon T1 मतलब T2 फाइनल टेम्परेचर है और T1 इनिशियल टेम्परेचर है। इसका मतलब एक तरीके से होगा कि अगर T1 की वैल्यू 100 थी तो T2 की वैल्यू 300 थी। ये चीज समझ में आ रही है ना। तो अगर T1 की वैल्यू 100 थी तो T2 की वैल्यू 300 थी। तो अगर 100 वैल्यू थी तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 200 का। तो 200 क्या है, 100 का 200%। तो साइंटिस्ट से कि ऐसी सिचुएशन में दी टेम्परेचर initially was say 1, then finally tripled to 3. So increment in temperature
was say 2. Now 2 is 200% of 1. So increase in temperature was by 200%. बहुत आसान है, इसको समझ लो जैसे कि हम लोग T2/T1 निकालते हो, पता चलता है कि T2/T1 तो ट्रिपल हो रहा है, ये तो 3 गुना हो रहा है। तो 3 गुना होने का मतलब ये नहीं होता कि जी 300% टेम्परेचर बढ़ गया। हाँ, 300% टेम्परेचर बढ़ जाता अगर स्टार्ट में टेम्परेचर 0 रहा होता तो साइंटिस्ट की जो सोच है, जो उनकी इमेजिनेशन है, वो ये कहती है कि जी 100 या 1 यूनिट टेम्परेचर पहले है, अब वो यूनिट टेम्परेचर ट्रिपल होकर के 3 यूनिट टेम्परेचर हो गया। मुझे ये बताओ कि 1 यूनिट टेम्परेचर तो पहले ही था, अब वो अगर बढ़ के 3 यूनिट टेम्परेचर हो गया तो बढ़ा कितना? वो 1 पहले था, अब वो 3 हो गया, तो इसका मतलब 2 का इंक्रीमेंट आया। तो इंक्रीमेंट जो है वो इनिशियल अमाउंट का कितना परसेंट है? तो इंक्रीमेंट अगर 2 है और इनिशियल टेम्परेचर 1 था तो 1 का 200% होता है। इसका मतलब जो इंक्रीमेंट आया वो 200% का आया। वही तो हम लोग को यहां पे एस्टैब्लिश करना। नॉर्मली स्टूडेंट टेंडेंसी क्या होती है कि वो देखते हैं जी T2/T1 जो है 3 है, इसका मतलब ट्रिपल हो रहा है, इसका मतलब 300% बढ़ गया। तो 300% कैसे बढ़ गया होगा? 300% नहीं, 1 तो पहले ही था, फिर वो 3 हुआ, तो 1 के अंदर 2 का इंक्रीमेंट आया ना, तो 2 जो इंक्रीमेंटेड अमाउंट है वो इंक्रीज्ड अमाउंट है, उसको एस्टैब्लिश करो एज परसेंटेज ऑफ इनिशियल अमाउंट। तो जब उसको परसेंटेज बनाते हो तो ये पता चलता है कि 1 2 3 में 2 का इंक्रीमेंट है, और 2 का इंक्रीमेंट का मतलब 200% इंक्रीमेंट होता है। ये जो थी, ये जैसे एक क्वेश्चन ले लिया या फिर एक फॉर्मूला ले लिया, तो हमको ये पता चल जाता है कि चार्ल्स लॉ की जो बेस डिस्क्रिप्शन है, वो चार्ल्स लॉ की बेस डिस्क्रिप्शन वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में जो डायरेक्ट कोरिलेशंस हैं उनके बेसिस के ऊपर की गई हैं। हम लोगों ने आज के जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कशंस की हैं, वो डिस्कशन गैस लॉज के ऊपर की, और गैस लॉज अभी भी कंप्लीट नहीं। अमोंटॉन्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स है। गैसियस स्टेट का ये जो सफर है, ये सफर अभी तो शुरू हुआ है। इवेंचुअली इस पर्टिकुलर लेक्चर में गैस के जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसकी जो बेसिक आइडियोलॉजी है कि गैसेस का जो फाउंडेशंस हैं वो कोलिजन्स के ऊपर बेस्ड है, उनके एनर्जी फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है, गैस के जो कैरेक्टरिस्टिक पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड है। और एक बार ये सब चीजें थोड़ी सी भी समझ में आ जाए, हमको इतना भी आइडिया लग जाए कि जब हम गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में बिहेवियर किस तरीके का होता है, तब हम गैस लॉज पे आते हैं। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोगों ने 2 मेन आइडियल गैस लॉज को डिस्कस किया, और उनके साथ साथ ही उनके कुछ रिलेशनशिप्स को भी डिस्कस किया। हमारे आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इन्हीं गैस लॉज को लेकर के आगे चलेंगे। बॉयल्स लॉ को भी हम आगे एप्लीकेशंस में इस्तेमाल करेंगे अमोंटॉन्स लॉ पढ़ने के बाद और आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करने के बाद। बहुत इजी वेरिएशंस हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इतना याद रखिएगा, हर चैप्टर का एंड और हर चैप्टर का स्टार्ट, सक्सेस इन अ चैप्टर डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट दैट यू प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूं कि इसी चैप्टर की शुरुआत के साथ ही आप लोग अपनी एक्सरसाइजेस पूरी करेंगे और ज्यादा प्रैक्टिस करके इस चैप्टर में डेफिनेटली एक्सेल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग।